हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। जितने भी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़िए, क्योंकि हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़िएगा और बताइएगा क्या सब ऑडियो वीडियो क्लियर है। क्लियर है तो आप लोग थम्स अप करके जल्दी से भेजिए। तो देखिए, जो नया स्टूडेंट है उनको मैं बतला देता हूँ। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये है आरपीएफ और स्पेशल प्रैक्टिस सेट है, जो जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट है वो जान रहे हैं, तो जो नया स्टूडेंट है उनको पता नहीं है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। इसका जो है ऑलरेडी बहुत सारे सेशन हो चुका है प्रैक्टिस सेट, जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, जितने भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, आज का जो पेपर हम लोग देखने वाले हैं ये है एग्जाम 2000 देखिएगा तो 18/1/2019 यानी 18 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो उसी पेपर को हम लोग जो है आज देखने वाले हैं लाइन बाय लाइन। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बताता हूँ, जिनको अभी तक पीडीएफ इसका नहीं मिला है, पूरा कंप्लीट पीडीएफ नहीं मिला है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर इसका जो पीडीएफ है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जो पुराने स्टूडेंट है उनको मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मिल गया होगा। नहीं मिला होगा तो आप हमसे ज़रूर एक बार बोलिएगा। तो चलिए खैर, बिना किसी देरी के हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, वही ऊर्जा वही जोश ले जैसे जो कि हम लोग पिछले पिछले जो सेशन किए हैं वही ऊर्जा रहना चाहिए इस सेशन में भी। तो चलिए पढ़िए सभी लोग। कह रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश में स्थित है। तो आप लोग बताइए सभी लोग, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उड़ीसा बताइएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है। तो आप लोग को याद रखना है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये पुरी में स्थित है। पुरी कहाँ है तो उड़ीसा में। कह रहा है इसकी निर्माण जो है राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी 1238 से 1264 ईस्वी के बीच कराया गया था। और यह जो है यह जो है गंग वंश के वैभव स्थापित और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। और यह मंदिर का एक विशालकाय रथ के आकार में बना है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, इस सारे पॉइंट याद रखिएगा इस मंदिर से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर बताइएगा। कह रहा है अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था। यानी आप लोग को बताना है, जो ये आप लोग को स्वर्ण मंदिर देखे हैं अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में, इसे किसने बनवाया था पूर्ण रूप से। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा गुरु अर्जुन देव द्वारा इसका पूर्ण कार्य किया गया था। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। कह रहा है अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव जो है गुरु रामदास ने रखी थी। तो आप लोग याद रखिएगा, जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर है इसका जो नींव रखा था ये गुरु रामदास, लेकिन पूरा जो करवाया था गुरु अर्जुन देव। तो ये बात याद रखना है। लेकिन 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने इसे 1604 ईस्वी में पूर्ण कराया था। और इस मंदिर को श्री हरमंदिर साहिबा या दरबार साहिबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, अर्जुन देव को जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मरवा दिया था। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से बार बार, तो ये पॉइंट को एक पॉइंट नोट डाउन करिएगा आप लोग। कर रहा है अर्जुन देव को किसने मरवाया था। तो आप लोग बताइएगा जहांगीर ने मरवाया था। किससे, तो राजकुमार खुसरो की मदद से। तो आप लोग को ये बात याद रखना है, अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया था। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। जितना मैं पॉइंट आप लोग को बतला रहा हूँ उतना याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सब मैं आप लोग को पॉइंट बतलाता हूँ, नोट करवाता हूँ, जैसे कि पुराने स्टूडेंट है उनको पता लग गया होगा। क्योंकि हम लोगों ने मात्र 10 से 12 प्रैक्टिस सेट किए हैं। उसके बाद आप लोग हर प्रैक्टिस सेट में देखते होंगे कि 5 से 6 क्वेश्चन जो है या 10 क्वेश्चन हो सकता है 50 क्वेश्चन में, कि आप लोग को जो है पिछला सेशन से आप लोग को सेम टू सेम देखने को मिल रहा होगा। तो मैं आप लोगों से इसीलिए कहता हूं कि आप लोग बार बार प्रैक्टिस सेट कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाना है। क्योंकि सफलता का मात्र एक मूल मंत्र होता है, वो होता है रिवीजन। जितना रिवीजन कीजिएगा उतने हार्डली आप लोगों को सफलता मिल जाएगा। तो आप लोग रिवीजन बार बार करते रहिएगा। तो चलिए अभी आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। कर रहा है एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए डैश को मापने की एक इकाई है। तो आप लोग बताइएगा ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा दबाव। दबाव जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एटीएम जो है गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए दबाव को मापने की एक इकाई है और दाब का मापन जो होता है ये एटीएम बार टॉर आदि में किया जाता है, तो ये बात याद रखिएगा। अगला पॉइंट है बल प्रति इकाई क्षेत्र को दबाव कहा जाता है और इसे जो है पी से निरूपित किया जाता है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद क्या है दाब का एसआई मात्रक आप लोग देखिएगा, तो दाब का एसआई मात्रक आप सभी को याद रखना है। ये पॉइंट नीचे वाला दाब का जो एसआई मात्रक हो जाता है ये पास्कल हो जाता है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए इसमें आगे पॉइंट देखिएगा, एक एटीएम बराबर जो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जितना मैं पॉइंट बतला रहा हूँ उतना आप लोग को याद रखना है। और उसके बाद एक और पॉइंट याद रखिएगा, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल होता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। दोनों पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा सभी लोग और इसका आंसर राइट बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कह रहा है कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र डैश है, तो आप लोगों को बतलाना है जो कलमकारी जो चित्रकला है ये किस राज्य से संबंधित है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग बतलाएंगे, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का जो है ये कलमकारी चित्रकला है, तो ये बात याद रखिएगा। एक आप लोग बतलाइएगा, एक मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जो आप लोग देखे होंगे मधुबनी पेंटिंग जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बतलाना है आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो मधुबनी पेंटिंग जो है ये किस राज्य से संबंधित है आप लोग जरूर बतलाइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देखते हैं। कर रहा है कलमकारी चित्रकला दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित यह एक चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है और इसमें जो है सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। और भारत में कलमकारी के मुख्यतः 2 रूप विकसित हुए हैं और याद रखिएगा वो कौन से 2 रूप है। तो आप लोग याद रखिएगा मछलीपट्टनम कलमकारी और श्रीकालाहस्ती कलमकारी। तो आप लोग ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग को पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा सभी लोग, पढ़िए। कर है पानी का डस्ट बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के अणु के साथ मिले होते हैं। तो आप लोग को बतलाना है कि पानी बनाने के लिए कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिले होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बतलाना है क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आयोग द्वारा, तो इसका राइट आंसर भी वो बतलाया है आयोग। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस यूज लग रहा है, यानी क्वेश्चन जो है पूरी समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को, ये हमको ही नहीं पूरा टीचर को नहीं आ रहा था, लेकिन जो आयोग ने इसका आंसर बताया है। तो आप लोग याद रखिएगा 2 अणु आप लोग को याद रखना है। तो देखिए पानी के 1 अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं और यह एक अकार्बनिक यौगिक है और जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है H2O होता है, तो ये पता होगा। तो ये देखिएगा आयोग ने उत्तर विकल्प सी को सही माना है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग आरपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आरपीएफ बोले फिर बदलेगा नहीं, तो आप लोग को इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर याद रखना है ये आप लोग को याद रखना है। चाहे आप लोग पहले कुछ भी पढ़े हो, 1 करोड़ पढ़े होंगे आप लोग, मैं जानता हूँ। तो आप लोग को यहाँ पर आरपीएफ के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग को 2 अणु आंसर लगाना होगा, तो ये बात आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग पढ़िएगा। कर है नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी लोग जानते हैं नर्मदा जो सागर परियोजना है ये किस राज्य में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नर्मदा है जो मध्य प्रदेश में है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है ये परियोजना, तो ये बात याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। कर रहे हैं देखिएगा परियोजना और नदी और स्थिति दिया गया है, तो देखते हैं कौन सा परियोजना किस नदी पर है और कहाँ कौन सा राज्य में है। देखिएगा नर्मदा सागर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ये तो हम लोग क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला है जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना जो है ये चंबल नदी पर स्थित है
और ये इसका जो लोकेशन है ये राजस्थान में है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद तलैया परियोजना जो है ये बराका नदी पर है और झारखंड में है। और उसके बाद देखिएगा उकाई परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है। तो ये आप लोगों को चारों पांचों जो परियोजना है इसको आप लोग याद रखिएगा। ये सब सारे परियोजना को आप लोग को याद रखना है। अगर आप लोग नोटबुक लेकर बैठे हैं तो उसमें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगर नोटबुक नहीं लेकर बैठे हैं तो आप लोग इसका PDF जो है डाउनलोड करके आप लोग बाद में इसका शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग पढ़िएगा। कर है सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं, तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ये हो जाएगा वन बायोम में। वन बायोम में पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग इसका व्याख्या पढ़ते हैं। कर है सामान्य रूप में बायोम के अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादप तथा प्राणियों को शामिल किया जाता है जिसकी मान्यता विशेषताएं उस समस्त भूभाग में प्राय समान होती हैं। सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से वन बायोम में पाए जाते हैं, तो ये आप लोग को पॉइंट याद रखना है। ये पॉइंट आप लोग नहीं भी याद रखिएगा तो कोई खास नहीं है, लेकिन जो मैं आप लोग को पॉइंट बताता हूँ याद रखने के लिए वो आप लोग को खासकर याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग पढ़ेंगे। भारत का पहला वाइसराय कौन था, तो आप लोग को बतलाना है भारत का पहला वाइसराय कौन थे, तो आप लोग बताइएगा वो कौन थे। तो पहला वाइसराय आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं कैनिंग था, यानी लॉर्ड कैनिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत का पहला वाइसराय जो हो जाएंगे वो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, तो ये बात याद रखिएगा। और इनका कार्यकाल याद रखिएगा वाइसराय के पद पर, तो 1856 से 1862 ईस्वी तक रहे थे, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। पर भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वाइसराय यही थे, तो आप लोग याद रखिएगा। अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग आप लोग को याद रखना है। और इसके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना आप लोग याद रखिएगा 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। और इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर क्या हो गया था, तो सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। तो आप लोग को याद होगा जो 1857 की क्रांति हुआ था, तो उसके बाद जस्ट एक अधिनियम आया 1858, उसके तहत जो हुआ था क्या हुआ था, तो जो कंपनी के शासन था वो कंपनी के शासन को छीनकर वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया था। तो ये बात आप लोग पढ़े होंगे, हिस्ट्री तो जानते होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आप लोग बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। कर है किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था, तो बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो कौन सा शासन था दोहरी सरकार को समाप्त किया था, तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बतलाएंगे क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वही हो जाएगा जो अभी मैंने अधिनियम बतलाया हूँ आप लोग को। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ये जो हुआ था, ये जो कंपनी का शासन था भारत पर वो क्राउन के हाथों में चल गया था। उसी अधिनियम के तहत जो है ये क्वेश्चन का भी दोहरी प्रणाली जो था इससे भी समाप्त कर दिया गया था, तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट पढ़िएगा। अब जो है भारत को राज्य के सचिव और 15 सदस्यों की एक परिषद के माध्यम से क्राउन के नाम पर शासित किया जाने लगा, और यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग पढ़िएगा। पर निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है, तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा शिल्पदिकार्म जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो शिल्पदिकार्म जो है शिल्पदिकार्म के लेखक चेर शासक सेनगुटवन का भाई इलांगो आदिगल माने जाते हैं। और इसका जो नायक था वो कोवलन एक व्यवसायी तथा नायिका जो थी कणिगी एक व्यापारी की कन्या है, तो ये आप लोग पॉइंट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है इसकी जो कथा है कावेरी पट्टनम से संबंधित है, और इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। तो आप लोग ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा एक बार, उतना खास पॉइंट नहीं है लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग को एग्जाम में, तो आप लोग को क्वेश्चन को पढ़ना जरूर है, लेकिन पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा सभी लोग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। कर है
रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत देखिएगा क्या क्या कहा गया था। तो इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और काम कागज को विनियमित करने की मांग की गई थी। तो इसी अधिनियम के तहत ये बात याद रखिएगा। अगली बात याद रखिएगा, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था। और उसके बाद याद रखिएगा, इसने बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो ये नीचे वाला पॉइंट आप लोग खासकर याद रखिएगा, ये पूछता है बार बार आप लोग से कि वो कौन सा अधिनियम था जिसमें गवर्नर के पद को बदलकर गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो आप लोग बताइएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा। आयात पर लगे कर को डैश कहा जाता है। तो आयात पर लगे कर को क्या कहा जाएगा, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, टैरिफ कहा जाता है। तो आयात पर लगे कर को टैरिफ कहा जाता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। वस्तुओं के आयात पर लगने वाले ड्यूटी को टैरिफ कहते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं, ब्रांड टैरिफ, प्रीफरेंशियल टैरिफ और मोस्ट प्रेफर्ड नेशनल टैरिफ। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। कर है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधों की कोशिका का आसोमियोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो सभी लोग बताइएगा उसे क्या कहेंगे। तो प्लाज्मोलिसिस कहा जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, प्लाज्मोलिसिस कहा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लाज्मोसिस कोशिका से पानी की हानि के परिणाम स्वरूप पौधों की कोशिका के जीव द्रव में होने वाले सिकुड़न या संकुचन की प्रक्रिया है, और प्लाज्मोसिस परासरण के परिमाणों में से एक है, और प्रकृति में बहुत कम ही होता है, और यह कुछ विशेष स्थितियों में ही होता है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन नंबर 17 सभी लोग पढ़ेंगे। कर है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। तो आप लोग बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। तो जल्दी से बताइएगा वो कौन से राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला ये दक्षिण अमेरिका में विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और एंडीज पर्वत श्रृंखला में अटाकामा मरुस्थल भी है। तो ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों से पूछता है। अटाकामा मरुस्थल जो है किस पर्वत श्रृंखला में है, तो आप लोग बताइएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला में है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जो चिली में स्थित है, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है, चिली देश में जो है यह स्थित है कौन, तो अटाकामा मरुस्थल। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो हो जाएगा वो माउंट एकांगुआ हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, माउंट एकांगुआ जो है ये किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो आप लोग उसको बताइएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला की। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसका लंबाई जो हो जाएगा 7000 मीटर ऊंची है। तो ये बात भी याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सभी लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में डैश के नाम से जाना जाता है। तो वो किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बताइएगा विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। विश्व बैंक जो है वर्ष 1944 ईस्वी में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD के रूप में स्थापित किया गया था, और बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया, और विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जो आप लोग याद रखिएगा, जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले अस्थायी समाधानों के लिए कार्य कर रहा है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 सभी लोग पढ़िएगा। मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह है, तो आप लोग बताइएगा मंगल ग्रह का कितना प्राकृतिक उपग्रह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी मंगल ग्रह में 2 प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये बात याद रखिएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, और इसका लाल रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, किसके कारण लाल होता है, तो आप लोग बताइएगा आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी के सामने 2 ध्रुव हैं
और तथा इसका जो कक्षीय तल है वो 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और जिसके कारण यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दो उपग्रह हैं जो फोबोस और डिमोस होता है। फोबोस और डिमोस याद रखना है। इसका दो उपग्रह का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, फोबोस और डिमोस। तो आई होप कि आप लोग को इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे। कह रहा है जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट ट्रस्ट डैश में स्थित है। तो आप लोग बताइएगा जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है ये कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ये मुंबई में स्थित है। तो ये बात आप लोग को याद रखिएगा। नवा सोवा जो है इसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू कर दिया गया है पोर्ट। तो आप लोग याद रखिएगा। यह बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तट अर्थात मुंबई में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं से सुजित मुंबई बंदरगाह का सहायक पत्तन है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 सभी लोग पढ़ेंगे। कह रहे किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी। तो किण्वन प्रक्रिया की खोज आप लोग को बतलाना है कि किसके द्वारा किया गया था। तो किण्वन प्रक्रिया की खोज जो है ये लुई पास्चर द्वारा किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा लुई पास्चर द्वारा किया गया था किसका, तो किण्वन प्रक्रिया की खोज। लुई पास्चर एक फ्रांसीसी रासायनिक शास्त्री और सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक थे और जो टीकाकरण, किण्वन और पाश्चुरीकरण के सिद्धांतों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोग पढ़िएगा। करें किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा 1896 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कर रहा है जिम्नास्टिक को 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था और ओलंपिक खेल में जिम्नास्टिक के 3 प्रकार शामिल हैं। आप लोग याद रखिएगा कलात्मक जिम्नास्टिक और लयबद्ध जिम्नास्टिक और ट्रेम्पोलियन जिम्नास्टिक। तो ये आप लोग तीनों पॉइंट याद रखिएगा। 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कलात्मक जिम्नास्टिक स्पर्धाओं में पहली बार महिलाओं को भाग लेने की अनुमति मिली थी। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको मैं फिर से बताता हूँ, तो आप लोग को जो सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है। तो बताइए वो कौन से बैंक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा जमा स्वीकार करना यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में पढ़िए कर है बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वाणिज्यिक बैंक संगठित है और यह व्यावसायिक आधार पर कार्य करते हैं एवं इसका मुख्य उद्देश्य जो है लाभ अर्जित करना और वाणिज्यिक बैंकों अपने ग्राहकों को कोई सेवाएं प्रदान करता है जैसे सुरक्षा जमा सेवाएं, पूंजी निर्माण के लिए बचत और कृषि एवं व्यवसायों के लिए वित्त पोषण। तो ये आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। जितना मैं पॉइंट बतला रहा हूँ ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 21 सभी लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो आप लोग को बताना है कौन से जो है सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो आप सभी लोग जानते हैं भारतनाट्यम जो है ये सबसे पुरानी नृत्य शैली है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। भारतनाट्यम को सधीर अट्टम भी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। भारतनाट्यम को सधीर अट्टम भी कहते हैं। भारतनाट्यम प्रमुख रूप से दक्षिण भारत के जो तमिलनाडु है उसमें पाया जाता है। यह एक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें एक साथ 3 कलाओं भावम रागम एवं तालम का समावेश होता है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है जो भरत मुनि नाट्य शास्त्र पर आधारित है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। भरत मुनि नाट्य शास्त्र पर कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली आधारित है। तो आप लोग बताइएगा भारतनाट्यम। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा खासकर। अगला क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा उसे हम लोग दबाव कहेंगे यानी दबाव हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग व्याख्या देखते हैं। कर है सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहा जाता है और इससे पी से निरूपित किया जाता है और इसका SI मात्रक आप लोग याद रखिएगा पास्कल हो जाएगा, यानी दबाव का SI मात्रक जो है ये पास्कल है, तो आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ पर फिर आ गया, एक एटम बराबर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा और आप लोग बार में याद रखिएगा तो एक बार बराबर 10⁵ पास्कल हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग नीचे वाले याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 सभी लोग पढ़ेंगे। कर क्षेत्रफल के मामले में देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो आप लोग को बतलाना है दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन हो जाए क्षेत्रफल के दृष्टि से। जैसे कि आप सभी को पता होगा भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है, तो इस क्वेश्चन में बतलाना है कि जो है सबसे फर्स्ट नंबर पर यानी 1 नंबर पर कौन आता है देश क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो आप सभी लोग जानते हैं 1 नंबर पर जो है ये रूस आता है, तो ये बात आप लोग को याद रखना है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। कर रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जो यूरोप तथा एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है और इस देश से 16 देश की सीमाएं लगती है, जिन जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व में 9वें सबसे बड़े देश है और रूस की राजधानी मास्को है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, रूस की राजधानी जो है ये मास्को आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 सभी लोग पढ़ेंगे, सभी साथियों पढ़िए और इसका आंसर बतलाइएगा। कर रहा है जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो बतलाइए किसकी आवश्यकता होती है, तो आप लोग बतलाइएगा आयोडीन की आवश्यकता होती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। कर है मेढकों के कार्यारण में थायरोक्सिन हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है और जिसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है और थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन को स्रावित करती है, जो मानव सहित सभी कशेरुकियों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हार्मोन है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो जितना मैं पॉइंट बतला हूँ उतना आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को सामने ले आता हूँ, आप लोग पढ़िएगा और उसके बाद आप लोग उसका आंसर बतलाइएगा। तो चलिए हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर रहा है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप सबको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है कि कौन इसमें जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा सुंदरबन जो है, सुंदरबन जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, जो स्थानीय या तटीय समुद्री परिस्थितिकी तंत्रों के बड़े क्षेत्रों या दोनों के संयोजन को शामिल करता है और भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। और उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हैं नंदा देवी, मानस, पन्ना और पंचमढ़ी और कच्छ और सुंदरबन और शेषचलम, ये सब जो है ये आप लोग याद रखिए बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आप लोग को याद रखना है। तो हम लोग जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर प्रैक्टिस सेट में हम लोग 1 से लेकर 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं, क्योंकि सेशन जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसके वजह से हम लोग जो है 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में। तो आज का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा और कोई डाउट बच जाता है तो आप लोग हमसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और जो लोग को अभी तक PDF नहीं मिला है वो लोग जाइए चैनल पर, आप लोग को PDF अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।